हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है ये, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। आई होप आपने फर्स्ट टू डिस्कशंस हमारे देख लिए होंगे एंड ये कंटिन्यूएशन में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट टू डिस्कशंस देखना जरूर ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में और आप कह सकते हो इस टॉपिक के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है सोशल डिफरेंसेस के बारे में विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। तो मेनली आप देखेंगे तो इसमें कास्ट और वर्ना के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होगा। और मैं आपको थोड़ा बता दूं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ये टॉपिक अच्छा ना लगे, लेकिन हमारा पॉइंट है कि जो टेक्स्ट में लिखा है उसे समझना विदाउट एनी बायस्ड और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो जो टेक्स्ट में लिखा है मैं उसको रिपीट करूंगा। इसमें थोड़े से ऐसी बातें हो सकती है जो आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि सोशियोलॉजी में जैसे बातें होती है वैसी बातें कास्ट के बारे में ऊपर नीचे, ठीक है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो कास्ट, तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं वर्ण और कास्ट में फर्क होता है। वर्ण तो चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, करेक्ट, और वैश्य, शूद्र, चार अगर वर्ण हो गए। और पांचवे में भी कैटेगरी में कह देते हैं, फिफ्थ कैटेगरी भी होती है। फिफ्थ कैटेगरी में बोलते हैं भाई ये किसी भी वर्ण के अंदर आते ही नहीं, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी भी कह देते हैं, अनटचेबल्स कह देते हैं, ठीक है। एंड राइट, तो ऐसा भी आप कह सकते हो, काफी को अनटचेबल्स भी कह देते हैं। और उसके साथ अगर कास्ट देखें आप, तो कास्ट तो आप अगर समझे तो कास्ट इज वर्ना के अंदर ही डिविजन्स हैं, ठीक है। वर्ना के अंदर ही बहुत सारे डिविजन्स हैं और काफी ज्यादा डिफरेंट रीजन्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट कास्ट दिखेगी। आपको कास्ट के अंदर कास्ट, फिर उसके अंदर कास्ट, फिर उसके अंदर कास्ट, फिर उसके अंदर कास्ट, इतना मतलब आपको डिवीजन यहाँ पे दिख सकता है। और कास्ट जो है, वर्ना को जो आइडेंटिफाई किया गया था ये थोड़ा प्रोफेशन से अटैच करके किया गया था जब बिगिन हुआ था प्रोफेशन। फिर इवेंचुअली क्या हुआ था कि वरना जो था प्रोफेशन एंड बर्थ से रिलेटेड हो गया। फिर इवेंचुअली क्या हुआ, वरना जो है वो बर्थ से एसोसिएटेड हो गया। और कास्ट सो तो हमेशा ही बर्थ से एसोसिएटेड था। बर्थ से एसोसिएटेड का मतलब है आपके जो फादर की कास्ट होगी वही आपकी कास्ट होगी। मदर की कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मदर की कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ। जो उस टाइम में मतलब हिस्ट्री की जो बातें होती थी वो फॉलो कर रहा हूँ। आजकल जो हो रहा है, आजकल वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और स्पेशली आपको मैं बताना चाहूँ टाइम पीरियड कौन सा है, 600 बीसी से लेके 600 एडी, करेक्ट। तो ये चीजें हो गई। और आप इवेंचुअली देखेंगे वरना जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता गया, खत्म होता गया, खत्म होता गया, और कास्ट जो है वही मेन टॉपिक हो गया। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द टर्म कास्ट, ऑफ कोर्स यू आर, which refers to the set of hierarchical ordered social categories। इसकी डेफिनेशन है, तो आप कास्ट की डेफिनेशन यही अपने नोट्स में लिख लो। कास्ट रिफर्स टू अ सेट ऑफ hierarchically ordered social category। मतलब hierarchically मतलब एक, ये अगर C1 कास्ट है कोई और ये C2 कास्ट है, तो C2 कास्ट C1 से नीचे आती है, ठीक है। C1 कास्ट C2 से नीचे आती है। जनरली कहा जाता है या कि ये दोनों कास्ट एक दूसरे से ज्यादा लेना देना है नहीं। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो इसका जो मैन है, ही कैन मैरी वुमेन ऑफ दिस कास्ट। ये भी काफी बार कहा जाता है, लेकिन यहाँ की जो वुमेन है, दे कैन नॉट मैरी दी मैन ऑफ दिस कास्ट, ठीक है। ये चलता है, ये सब चीजें आपको दिखेगी। हाँ, काफी जगह लिखा है कि शूद्रा वुमेन से शादी नहीं करनी, अनटचेबल वुमेन से शादी नहीं करनी, लेकिन जनरली ये फॉलो किया जाता है कि अपर कास्ट का जो मैन है वो लोअर कास्ट की वुमेन से शादी कर सकता है। लेकिन वाइस वर्सा बिल्कुल ही अनट्रू है। साथ साथ एक और टॉपिक आप याद रखें, एंडोगेमी अलग बात है। ये कहा गया है धर्मशास्त्र वगैरह में कि आप एंडोगेमी नहीं करोगे, मतलब अपने ब्लड रिलेशन में। और अगर और डीप में जाना चाहें तो अपने गोत्रा में जाके शादी नहीं करोगे, ठीक है। ये है एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब अपने ही गोत्रा में शादी करना। तो बेटर वर्ड यूज कर लेते हैं, एंडोगेमी आपको नहीं करना, आपको करना है एक्सोगेमी। आपको क्या करना है, एक्सोगेमी करना है, शादी की बात हो रही है। और विद इन कास्ट शादी करनी है, तो याद रखो ये फॉलो होता है और अभी भी काफी जगह फॉलो हो ही रहा है ऑल ओवर इंडिया। आप देखो तो एक्सोगेमी करना है प्लस कास्ट, विद इन सेम कास्ट शादी करनी है। तो यही है चीज है। आइडियल ऑर्डर वाज लेड डाउन इन दी धर्मा सूत्रास एंड धर्मा शास्त्रास। अमन क्लेम दैट दिस ऑर्डर इन विच दे वर रैंक्ड फर्स्ट वाज डिवाइनली ऑर्डर्ड। मतलब ऊपर वाले ने कहा था, ये सेजेस ने कहा था, ये गॉड ने कहा था, राइट, कि ये आपको ऑर्डर फॉलो करना है। इसमें क्या कहा गया है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय है,
फिर वैश्या है, फिर शूद्रा है, और काफी को तो बोल दिया गया अनटचेबल है, जो कहीं नहीं आते। तो ये सोशल ऑर्डर था, ब्राह्मण्स ने ही प्रोपोगेट किया और उन्होंने ये चलाया सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, देखिए क्या हुआ इस पीरियड में 620 से लेकर 600 एडी में, सब कुछ जो है वो किताबों में लिख दिया गया, बुक्स में लिख दिया गया। उन बुक्स को ही बोला गया धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास। इसमें से बहुत ही पॉपुलर बुक है, उसका नाम है मनु स्मृति, राइट। तो बुक्स में ब्राह्मण ने ही लिखा, ब्राह्मण ने लिखा, तो ब्राह्मण ने अपने आप को ही सबसे ऊपर रखा होगा, साफ सी बात है ना। तो वही हुआ। और ब्राह्मण ने बोला ये जो ऑर्डर है डिवाइनली ऑर्डर है, मतलब किसी इंसान को इसमें कुछ कह ही नहीं सकते, तो गॉड ने कहा है ऐसा फॉलो करना है, हम कुछ नहीं कह रहे, गॉड कह रहा है। By placing groups such as Shudras and untouchables at the bottom of the social order, positions within the order were supposedly determined by birth. तो birth से क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, बेटी बेटा, ठीक है, सब वैश्य, ऐसे फॉलो किया जाने लगा। राइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे आप सब में से ज्यादातर लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होगी ही, क्योंकि ये तो हमारी सोसाइटी में आपको दिख ही रहा है। और चीजें देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि ये सब चीजें ना कोडिफाइड हो गई। देखिए वैदिक पीरियड में ये सब चीजें लिखी भी नहीं थी बुक्स में, लेकिन ये 620 से लेकर 600 एडी में बुक्स में लिख दी गई चीजें। जब बुक्स में एक बार लिख दी गई तो वो फॉलो होने लग गई। जैसे आजकल कास्ट इतनी ज्यादा क्यों चल रही है, क्योंकि इसको इंपॉर्टेंटली अंग्रेजों ने सेंसस में कर दिया। सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस जो हुआ उसमें सब कुछ लिख दिया गया, तो कास्ट जो है वो अरेंज हो गई। तो आज अगर कोई किसी कास्ट का है तो दूसरी कास्ट में वो खुद नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब टेक्स्ट में लिख दिया गया। अगर आप देखें तो 19वीं और 20वीं सदी से पहले, ठीक है, 20वीं सदी से पहले लोग कास्ट अपनी चेंज करते रहते थे। कर दी चेंज, कौन, जब बुक्स में नहीं लिखा है ना, डॉक्यूमेंट्स में तो है नहीं, चेंज कर दो। तो देखते हैं राइट ऑक्यूपेशन, एक और टॉपिक है। धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास आल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द आइडल ऑक्यूपेशन। आपको जॉब क्या करनी है ये भी लिख दी गई किताबों में, ठीक है, वही पहले ही बता दिएगा आपको यही करना है। तो ब्राह्मण्स को बोला गया आप तो भाई पढ़ो और टीच करो वेदास, वेदा, ऋग वेदा, और कौन कौन से होते हैं, अथर्व वेदा, और तो मुझे याद ही नहीं आ रहा यार। आप बाकी दो जो वेदा हैं, अथर्व और ऋग वेदा, मेरे को दो ही याद आ रहे हैं, बाकी दो वेदा कौन से हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और उन वेदा के अंदर इंपॉर्टेंटली क्या है ये भी आप लिखे। तो ब्राह्मण को बोला गया स्टडी करें एंड टीच करें वेदास, सेक्रीफाइस परफॉर्म करें, सेक्रीफाइस मतलब पूजा पाठ वगैरह पर सेक्रीफाइस करें, है ना, एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड, गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। जनरली रिसीव ही करते थे ब्राह्मण गिफ्ट्स, ठीक है, जनरली रिसीव ही करते थे और एक दूसरे से कोई गिफ्ट देते थे। तो ब्राह्मण्स को ये बोला गया ठीक है पढ़ाई करो, वेदास को पढ़ो, ठीक है, सेक्रीफाइस परफॉर्म करो, दूसरों से सेक्रीफाइस करवाओ। शादियां में सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस देखिए कहाँ का होता है, शादी में होता है, हर बात पे होता है सेक्रीफाइस, हर बात पे ही सेक्रीफाइस होने लगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसी चीजें भी होने लगी। क्षत्रिय से बोला गया आप हमारे राज्य की प्रोटेक्शन करो, आप राजा महाराजा रहोगे तो वारफेयर में एंगेज रहो, लोगों को प्रोटेक्ट करो, जस्टिस प्रोवाइड करो, वेदा को स्टडी करो, सेक्रीफाइस परफॉर्म करो, मेक गिफ्ट्स। गिफ्ट्स किसको देने, गिफ्ट जनरली ब्राह्मण्स को देने, क्षत्रिय ब्राह्मण को गिफ्ट देते थे और कभी कभी दूसरे क्षत्रिय को भी देते थे। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय वैश्य या शूद्र को गिफ्ट दे रहे, उनका तो भाई कुछ अलग ही कर रखा था। तो लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस वर आल्सो असाइंड टू दी वैश्यास। लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस मतलब आप अगर इसमें से देखो कि स्टडी वेदास, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट्स। किसको गिफ्ट्स, वैश्य अगेन गिफ्ट देते थे ब्राह्मण्स को और क्षत्रिय को। तो आप देख रहे हो कि ब्राह्मण्स ने जो बुक लिखी सब अपना फायदा करा दिया, मतलब बैठे बैठे मजे करो, है ना। लेकिन आपको इसमें ये भी चीज समझनी होगी, ब्राह्मण्स जो थे काफी क्या होता है जब ये पढ़ रहे होते हैं तो काफी लोग ब्राह्मण्स के अगेंस्ट सोचने लग जाते हैं। एक चीज आपको यहाँ समझनी होगी कि ब्राह्मण्स वर दी मोस्ट एजुकेटेड ऑल्सो। तो काफी जो भारत में एग्रीकल्चर फैला है वो ब्राह्मण्स ने ही स्प्रेड करा है, ब्राह्मण्स ने ही नॉलेज, एक दूसरी नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह फैलाई है ना। पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ करता था शुरू के टाइम में, अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में ये होता था कि जो भी पढ़ा लिखा है, जिसको वेदा की नॉलेज है, वेदास में देखिए काफी कुछ चीजें लिखी है, मैंने दो वेदास के यहाँ नाम ले रखे हैं, उन दो वेदास में काफी कुछ और चीजें हैं, रिचुअल्स हैं, और आप देखो तो योगा की बातें हैं, मेडिसिन की बातें हैं। तो पहले ये कहा जाता था जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी स्मार्ट है ना, वो ब्राह्मण है। लेकिन इवेंचुअली होने लगा कि जो ब्राह्मण का बेटा है वही ब्राह्मण होगा, जो ब्राह्मण की बेटी है वही ब्राह्मण होगा।
who were in addition expected to engage in agriculture, pastoralism and trade. तो ये चीजें भी करी वैश्यास ने, पेस्टोरल एक्टिविटीज की, जानवरों को चराना वगैरह करना है ना, एग्रीकल्चर करो, ट्रेड करो। शूद्रास को तो बस एक ऑक्यूपेशन दिया गया, मतलब ये ऑक्यूपेशन याद रखो, शूद्रास को ये भी बोल दिया गया कि आप वेद भी नहीं पढ़ सकते, आप वेद भी नहीं पढ़ सकते, शूद्रास को तो ये बोल दिया गया कि शूद्रास का बस एक काम था कि तीन जो हायर वर्ण आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो, सर्विस करो। ठीक है, बताइए, ऐसा काम दे दिया गया, कोई बात नहीं। और देखते हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। Brahmins evolved two or three strategies for enforcing these norms. तो ब्राह्मण्स ने सोचा ये नॉर्म्स एनफोर्स कैसे करा है। पहले तो उन्होंने ये करा कि सब बुक्स में लिख दिया और बोल दिया ये बुक्स जो है गॉड ने दी है। उन बुक्स को क्या कहा जाता था? धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास। एग्जाम्पल क्या है इसका? धर्मशास्त्र का बेस्ट एग्जाम्पल मनुस्मृति। आई होप आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण्स ने दो तीन स्ट्रेटेजी और क्या अपनाई कि ये नॉर्म्स फॉलो किए जाए। वन, as we have just seen, was to assert that the varna order was of divine origin। मतलब ये वर्ना ऑर्डर जो है कि सबसे ऊपर है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर है वैश्य, फिर है शूद्रास। ये जो डिवाइन ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ये डिवाइनली ऑर्डर है, गॉड ने बोला है, किसी इंसान ने नहीं बोला। तो इससे लोग और फॉलो करने लग गए। सेकंड, उन्होंने क्या करा? दे एडवाइज किंग्स टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। तो किंग जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो फॉलो करते थे ब्राह्मण्स की एडवाइस। आपने देखे होंगे काफी सारे सीरियल्स भी, वहां पे एक ब्राह्मण बैठे होते हैं जनरली, मतलब एक, मतलब आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन के कोई बैठा हुआ है, थोड़ा सा जनरली वो बाल होते नहीं सर पे, थोड़े से बाल होते हैं ना। वैसे जो देखा होगा आपने कभी भी कोई स्टोरीज वगैरह देखी है, तो वो ब्राह्मण होता था जो एडवाइस करता था किंग्स को कि भाई ये सोशल ऑर्डर फॉलो करना। थर्ड क्या किया? दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल that their status was determined by birth. However, this was not always easy. So prescriptions were often reinforced by stories told in the Mahabharata and other texts. तो बोल दिया गया दूसरे शूद्रा को बोल दिया गया भाई ये तो आपको जो शूद्रा स्टेटस है ना कि आपको दूसरों को सर्व करना है, ये तो आपकी जन्म से ही डिटरमाइन हो गया था। और उन्होंने ये जस्टिफाई करने के लिए काफी सारी स्टोरीज वगैरह सुनाई कि देखिए महाभारत में ऐसा हुआ करता था, दूसरे पुराणास में ये लिखा है। तो वो स्टोरीज सुना के ब्राह्मण्स ने बाकियों को कन्विंस करा और हुए भी कन्विंस लोग। लेकिन आप देखेंगे कि सब कोई कन्विंस नहीं होगा, ये भी आपको चीजें दिखेंगी। तो डिवाइन ऑर्डर का क्या मतलब है? टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स ब्राह्मण्स ऑफन साइटेड अ वर्स फ्रॉम अ हिम इन ऋग्वेदा नोन एज पुरुषा सुक्ता। इसको अपने नोट्स में लिख दो। पुरुषा सुक्ता जो है ये ऋग्वेदा में सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। ये 10th मंडल में है ऋग्वेदा के अंदर, सबसे लास्ट में ये चीज ऐड की गई है ऋग्वेदा के अंदर, जिसके अंदर एक सैक्रिफाइस डिफाइन किया गया, डिस्क्राइबिंग द सैक्रिफाइस ऑफ अ पुरुष, द प्रीमियल मैन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द 4 सोशल कैटेगरीज वर सपोज टू हैव एमेनेटेड फ्रॉम हिज बॉडी। तो फिर से पढ़ लेता हूं मैं इसको। टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स ब्राह्मण ऑफन साइटेड अ वर्स फ्रॉम अ हिम इन द ऋग्वेदा नोन एज द पुरुषा सूक्ता डिस्क्राइबिंग द सैक्रिफाइस ऑफ पुरुष, द primeval man, या जो आप प्रोनाउंस करना चाहो, all the elements of the universe including the 4 social categories were supposed to have emanated from his body। the ब्राह्मण जो है वो माउथ, आर्म्स से क्षत्रिय है। देखिए आर्म्स मतलब जो स्ट्रांग होती है, तगड़ी होती है ना, वो इसलिए क्षत्रिय को प्रोटेक्ट करना है। ब्राह्मण जो है माउथ से आए इसलिए वो एडवाइस देते थे, ऐसे आप समझ सकते हो। थाइस से जो आए वो वैश्याज आए, तो थाइस से वो काम करते थे, ट्रेड करते थे, चलते थे, एग्रीकल्चर करते थे। शूद्रा जो है पैर से आए, फीट से, है ना, फीट से आए तो उनको सबकी सेवा करनी है, तो ये किया गया। तो व्हाई डू यू थिंक द ब्राह्मण्स कोटेड दिस फ्रीक्वेंटली? इसलिए वो कोट करते थे जिससे बाकी सबको कन्विंस कर पाए। देखो भैया ऋग्वेदा जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें जब ये चीज मेंशन कर दी गई है, तो आप कौन होते हो ये क्वेश्चन करने वाले कि ये जो सोशल ऑर्डर है ये गलत है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना, और चीजें मैं आपको वहीं पे डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा या और आपके लिए और वीडियो बना दूंगा। तो प्रॉपर सोशल रोल्स, इसमें एक स्टोरी दी गई है। हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम द आदि पर्वन ऑफ द महाभारत। आप इसमें शुरू की चीजें पढ़ सकते हो। एकलव्य के बारे में बहुत बढ़िया चीज है ना, एकलव्य के बारे में। एकलव्य जो कौन थे?
एकलव्य आपको दिखेंगे ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग थे, एक हंटिंग कम्युनिटी थे, मतलब छोटे धर्म वाले, है ना। तो द्रोणा हैड वंस टोल्ड हिज फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन, ये भी काफी सारी स्टोरी है एकलव्य वगैरह के बारे में, अगर आपको नहीं पता एक बार पढ़ लेना ऊपर, ठीक है ना। तो द्रोणा जो काफी मतलब धर्मा जिनको पता था, जो सबको टीच करते थे, है ना, उस वो थे। द्रोणा हैड वंस टोल्ड हिज फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन दैट ही वुड बी अनराइवल्ड अमंग हिज pupils, मतलब अर्जुन जो है वो बेस्ट रहेंगे, ठीक है। अर्जुन नाउ रिमाइंडेड द्रोणा अबाउट दिस। तो ऊपर लिखा हुआ है कि एकलव्य के बारे में अर्जुन को जब पता चला तो तो अर्जुन ने द्रोणा को बोला, भाई आपने तो बोला था मैं बेस्ट आपका स्टूडेंट रहूंगा, लेकिन मेरे से तो बेटर एकलव्य है जिसने बहुत ही अच्छे शॉट्स चलाए, ठीक है ना। यहाँ पढ़ लेना कौन से शॉट्स चलाए ऊपर। तो द्रोणा अप्रोच्ड एकलव्य हु इमीडिएटली एक्नॉलेज्ड एंड ऑनर्ड हिम एज हिज टीचर। तो द्रोणा द्रोणा जो थे वो टीचर थे, है ना। एकलव्य जो थे वो उनसे सीखना चाहते थे लेकिन उन्होंने सिखाया नहीं, लेकिन स्टिल आपको दिखेगा कि एकलव्य स्टिल उनको अपना टीचर मानते हैं। तो द्रोणा ने क्या बोला एकलव्य को कि आप अपना मुझे राइट थंब दे दो, फी की तरह। तो एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपना अंगूठा दे दिया, और उसके बाद क्या किया गया, ये जो एकलव्य थे ये अपनी बाकी फिंगर से ही तीर कमान चलाते थे। तो लेकिन जब आपको समझ जाओगे कि अगर आप आर्चरी वगैरह में देखो तो थंब का बहुत स्ट्रांग रोल होता है, थंब का। जब थंब कट गया एकलव्य का तो वो इतने अच्छे तीर कमान नहीं चला पा रहे थे, और अर्जुन जो थे वही बेस्ट रहे, ठीक है, बेस्ट रहे, बेस्ट स्टूडेंट रहे द्रोणा के। तो द्रोणा ने अपना जो वर्ड था वो कैप्ट किया कि भैया अर्जुन जी आप ही मेरे बेस्ट स्टूडेंट रहोगे, नो वन वाज बेटर देन द अर्जुन। तो ये चीजें यहाँ पे स्टोरी लिखी गई है, यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब ये तो स्टोरी है, इससे आपको जो चीजें समझनी है वो ये है कि देखिए लोअर कास्ट के जो लोग थे, जो यहाँ पे एकलव्य दिखाया गया है, वो अपने गुरु की सारी बातें मान रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द्रोणा हु न्यू द धर्मा रिफ्यूज टू हैव हिम एज हिज प्यूपल एकलव्य रिटर्न टू द फॉरेस्ट। तो एकलव्य ने बोला भी था भैया मेरे को सिखा दो द्रोणा को, लेकिन नहीं सिखाया। और ये खुद ही प्रिपेयर करते, ही प्रिपेयर्ड एन इमेज ऑफ द द्रोणा आउट ऑफ क्ले। तो एकलव्य इतने मेहनती थे कि उन्होंने द्रोणा की इमेज बनाई क्ले से और उसको अपना टीचर माना, और वहीं पे वो प्रैक्टिस करने लगे थे। लेकिन लेकिन द्रोणा ने सिखाया नहीं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज समझो, एकलव्य जो खुद बहुत अच्छे तीर कमान चलाते थे, जो लोअर कास्ट के थे, उन्होंने द्रोणा ने जब उनको बोला कि आप अपना राइट थंब मुझे अपनी फी को इतना दे दो, तो उन्होंने दे दिया, ठीक है, उन्होंने दे दिया। व्हाट मैसेज इट वुड इट कन्वे टू क्षत्रियास? डू यू थिंक दैट द्रोणा एज अ ब्राह्मण वाज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द धर्म सूत्रास व्हेन ही वाज टीचिंग आर्चरी? बिल्कुल सही बात है, उन्होंने लोअर कास्ट को सिखाया ही नहीं, ठीक है, उन्होंने लोअर कास्ट को सिखाया नहीं। ब्राह्मण थे द्रोणा, है ना, द्रोणा ब्राह्मण थे हु टॉट आर्चरी टू द कुरु प्रिंसेस। एंड वो वो देखो सिर्फ क्षत्रिय को ही सिखाते थे। तो द्रोणा हु वाज ब्राह्मण ही ओनली टॉट आर्चरी टू क्षत्रियास, और एकलव्य जो लोअर कास्ट थे, आप कह सकते हो शूद्र थे, या आउटकास्ट थे, जो चारों कास्ट में बिल्कुल कहीं नहीं आते थे, उनको नहीं सिखाया। लेकिन एकलव्य ने फिर भी इतनी रिस्पेक्ट रखी द्रोणा की। तो आपको यहाँ पे स्टोरी समझ में आती है, ठीक है, कि सोशल ऑर्डर फॉलो किया जाता था काफी जगह। लोअर कास्ट थे वो अपर कास्ट की बातें मानते थे, उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। और व्हाट मैसेज वुड इट कन्वे टू क्षत्रियास? व्हाट डू यू थिंक दिस स्टोरी वाज मेंट टू कन्वे टू द निषादास? है ना, निषादास मतलब एक हंटिंग कम्युनिटी थी। हंटिंग कम्युनिटी का मैंने बता दिया आपको कि हंटिंग कम्युनिटी जो थी वो बात मानती थी किसकी? ब्राह्मण्स की। और क्षत्रियास जो थे वो लर्न करते थे लेसन फ्रॉम ब्राह्मण्स, और क्षत्रियास साथ साथ ये भी चाहते थे कि उनसे बेटर और कोई ना हो। क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अर्जुन को ये चीज मतलब अच्छी नहीं लगी कि देखिए भैया मेरे से बेटर है एकलव्य, वो भी बात है। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको पता चलती है। तो ये स्टोरी से हमें पता चलता है सोशल ऑर्डर काफी जगह फॉलो हो रहा था, और लोअर कास्ट भी रिस्पेक्ट करते थे। तो ये एक बार स्टोरी आप और भी अपने आप से भी पढ़ लेना।
नॉन क्षत्रिय किंग्स, तो देखिए शास्त्रा के हिसाब से लिखा गया है कि सब क्षत्रिय जो हैं वही किंग बन सकते हैं, लेकिन हमें इनके एक्सेप्शंस मिलेंगे, वही हमें लिखने हैं। तो काफी बार क्वेश्चन आ सकता है, भैया जी ये बताओ कि क्या सोशल ऑर्डर हमेशा फॉलो होता था? तो आपको इसका जब आंसर लिखोगे तो इसका एग्जाम्पल लिखोगे, हाँ जी देखिए काफी जगह फॉलो होता था, देखो ये क्षत्रिय हैं, महाभारत में भी स्टोरी लिखी गई है ना, उसमें स्टोरी में एग्जाम्पल देते ना कि भाई देखो कौरवास हैं, पांडव पांडव है ना। तो और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो किंग्स के कि भी देखो ये सब के सब क्षत्रिय ही थे। लेकिन आपको ये भी लिखना होगा कि सब क्षत्रिय नहीं थे, सारे किंग क्षत्रिय नहीं थे। उसके एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल ये रहे, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्यास who ruled over a large empire has been hotly debated। काफी लोग कहते थे ये क्षत्रियास हैं, काफी लोग कहते थे ये लो ओरिजिन है। जनरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो बोलते थे कि जो मौर्यंस हैं दे वर क्षत्रियास, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते थे ये लो ओरिजिन के हैं। मूरा एक नाम की लेडी थी, उनके बच्चे हैं ये, ठीक है, मूरा नाम की एक लेडी थी लो ओरिजिन की, उनके बच्चे हैं कौन? मौर्यास। तो तो आपको दिखेगा कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऐसे बोलते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट तारीफ करते हैं। शुंगास एंड कानवास जो बाद में आएंगे मौर्यास के, वो ब्राह्मण से। अब देखो ऊपर धर्मशास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का काम है वेदा पढ़ो, वेदा सिखाओ, सेक्रीफाइस करो, गिफ्ट लो, एडवाइस दो, और क्षत्रिय को बोलते हैं आप किंग रहो। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि शुंगा कनवा जो ब्राह्मण थे वो किंग बन गए। In fact, political power was effectively open to anyone who could muster support and resources and really depended on birth as a क्षत्रिय। तो ये आपको याद रखना है कि किंग कोई भी बन सकता है, लेकिन आपको शूद्र और वैश्य किंग नहीं दिखेंगे, ऑलमोस्ट नहीं दिखेंगे। हाँ कहते हैं काफी लोग कि मौर्यंस भी शूद्र वैश्य थे, लो ओरिजिन थे, काफी वैश्य में काफी ज्यादा कहते हैं, शूद्र तो नहीं। तो कंट्रोवर्सीज है, आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं कि क्षत्रिय थे, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि वो लो ओरिजिन थे। Others rulers such as Shakas who came from Central Asia were regarded as militias। तो मिलिच्छास जो बाहर से आते थे उनको बोलते थे आउटकास्ट वगैरह, है ना। और साथ में और चीजें आप देखेंगे तो आपने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको और भी दिखेंगे कि शाकास जिनको मलेच्छास बारबेरियन आउटसाइडर्स बोला गया बाय द ब्राह्मण्स, वो भी रूलर थे। हाउएवर वन ऑफ द, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अदर रूलर्स सच एज द शाकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज मिलिशियास, barbarians or outsiders by the Brahmins। However, one of the earliest inscriptions in Sanskrit describes how Rudraman, the best known Shaka ruler, सेकेंड सेंचुरी CE rebuilt सुदर्शन लेक। तो ये सुदर्शन लेक जो मौर्यन पीरियड में बनी थी, इसको रिपेयर कराया किसने? रुद्ररमन ने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखिएगा, और मैं चैप्टर नंबर 2 में भी बता चुका हूँ। तो ये आपको एक और एक्सेप्शन दिखा एक और एक्सेप्शन देखते हैं। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण, एक ब्रह्मन बोलते थे अपने आप को, मतलब यूनिक ब्राह्मण, एक ब्रह्मन, एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियास। ही ऑल्सो क्लेम टू हैव एंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटरमैरिज अमंग मेंबर्स ऑफ द फोर वर्नास। At the same time, he entered into marriage alliance with the kin of रुद्रमन। तो रुद्रमन के साथ, रुद्रमन देखिए कौन है? ही इज आउटसाइडर, वो शाखा है, वो मिलिच्छा है, वो बारबेरियन और आउटसाइडर भी बोले गए हैं बाय ब्राह्मण्स, है ना। जो भी मिलिच्छास कौन होते हैं? देखिए जो भी बाहर से आया है ना, इंडिया के बाहर से, जो किसी भी वर्ण में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, उनको मिलिच्छा वगैरह बोला जाता था। ठीक है, आउटसाइडर, बारबेरियन, है ना। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि श्री सतकर्णी जो सातवाहन रूलर है, खुद एक ब्राह्मण है, स्टिल वो किंग बने बैठे हैं। किंग बनना किसका काम है? क्षत्रिय का, लेकिन वो खुद किंग बने बैठे हैं। उसके साथ साथ एक और चीज याद रखिए, उन्होंने बोला कि चार वर्णा के बीच में इंटरमैरिज नहीं हो सकती। इसका मतलब है ब्राह्मण की क्षत्रिय से शादी नहीं हो सकती, क्षत्रिय की वैश्या से नहीं हो सकती। और देखो, ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रमन। रुद्रमन के साथ वो मतलब मैरिज अलायंस में ऐड कर लिया उन्होंने। तो आपको यहाँ एक्सेप्शंस भी दिखेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि धर्मशास्त्र की जो बातें हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की गई हैं। Satvahans claimed to be Brahmins, whereas according to the Brahmins, kings ought to have been Kshatriyas। देखो ये कंट्रोवर्शियल बात है। They claim to uphold the fourfold Varna order, but entered into marriage alliances with the people who were supposed to be excluded from the system. And as we have seen, they practiced endogamy।
एंडोगेमी भी करते थे इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमी। मैंने आपको बताया एंडोगेमी फॉलो नहीं की जाती थी एज पर दी धर्मशास्त्रास, बट एंडोगेमी कर रहे हैं। एंडोगेमी मतलब कि सेम गोत्र के अंदर शादी कर रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि सेम गोत्र के अंदर शादी करते थे कौन, सातवाहन, इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमी सिस्टम रिकमेंडेड इन दी ब्राह्मणिकल टेस्ट। तो आपको ये एक्सेप्शंस दिखेंगे ऑल ओवर हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि धर्मशास्त्र जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये सिल्वर कॉइन देख लो यहाँ पे शाका रूलर के हैं। कहीं घूमने वगैरह जाओ आप, जैसे हैदराबाद का म्यूजियम है काफी पॉपुलर, वहां पे आप घूमने जाओ तो आपको एक कॉइन्स मिलेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं जाति और सोशल मोबिलिटीज के बारे में। These complexities are reflected in another term in text to refer to social categories, jati. So social categorization है jati. In Brahmanical theory, jati like varna was based on birth. Jati birth से determine होती थी. In fact, whenever Brahmanical authorities encountered new groups, for instance, people living in forest, such as Nishadas, जैसे एकलव्य एक निशादास था, or wanted to assign a name to occupational categories such as the goldsmith or Suvarnakar, which did not easily fit into four-fold Varna system, they classified them as a jati. तो जब भी ब्राह्मण्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि भैया इसकी कास्ट क्या है, इसकी जाति क्या है, क्या मतलब इसका किस कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करूं, क्या इसे मैं क्षत्रिय बोलूं, क्या मैं इसे वैश्य बोलूं, क्या मैं इसे ब्राह्मण बोलूं, क्या मैं इसे शूद्र बोलूं, जब वो ये कैटेगराइज नहीं कर पाते थे तो बोलते थे एक सेपरेट जाति है। कौन बोलते थे? ब्राह्मण। जैसे फॉरेस्ट में कुछ मिले उन्हें, गोल्ड स्मिथ के मिले, जैसे उन्हें निषादास मिले, है ना, वो कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें एक जाति बना दिया। जातिस विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। श्रेणी और गिल्ड का मतलब ये है कि जैसे श्रेणी का मतलब ये है कि इसके अंदर सारे के सारे लोग एक ही तरीके का काम करेंगे। जैसे इसके अंदर अगर सबके सब लोग गोल्ड वर्क करते हैं, गोल्ड स्मिथ है, तो सारे के सारे लोग गोल्ड स्मिथ होंगे, तो एक श्रेणी बन गई। ठीक है, एक आप कह सकते हो एक ग्रुप बन गया, है ना। ये ग्रुप सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते थे। दे एक्ट एज अ बैंक। इनकी कभी कभी आर्मी भी होती थी, इनका कभी कभी झंडा भी होता था, अपने कॉइन भी रिलीज करते थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते थे काफी ज्यादा ये। तो ये कह सकते हो ये काफी एक ग्रुप। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे सारे के सारे जो लोग आयरन का काम कर रहे हैं, सारे के सारे जो कॉपर का काम कर रहे हैं, इनकी अपनी अपनी कैटेगरी बन गई, इनकी अपनी श्रेणी या गिल्ड बन गई, इसकी अपनी श्रेणी या गिल्ड बन गई। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो जातिज विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन were sometimes organized into श्रेणीज और guilds. तो इन ग्रुप्स की आपको हिस्ट्री काफी कम मिलेगी, बट देयर आर एक्सेप्शंस। वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन जो 5th सेंचुरी सीई की है, 5th सेंचुरी सीई मतलब 500 एडी या 500 सीई टाइम की, फाउंड इन मंदसौर। मंदसौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स who originally lived in लता, गुजरात। तो इनकी आपको इंस्क्रिप्शन मिलती है मंदसौर में। ये हिस्ट्री ऑप्शनल मैप्स में काफी बार पूछ लिया जाता है। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू मंदसौर, देन नोन एज दशापुरा। मंदसौर का नाम था दशापुरा, तो माइग्रेट हुए। तो ये इनकी स्टोरी लिखी गई है। किसकी स्टोरी लिखी गई है? सिल्क वीवर्स की। ठीक है, सिल्क वीवर ये खुद ही एक गिल्ड है, खुद ही एक श्रेणी है। गिल्ड और श्रेणी का मतलब मैं फिर से बता दूं, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग ऑन वन प्रोफेशन, जो एक प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लेता हूं, आप सब लोगों ने डिसाइड करा कि हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, आपकी एक श्रेणी बन गई क्रिकेट खेलने वालों की। तो आपका अपना ग्रुप है, आपके अपने झंडे हैं, आप अपने पैसे कमाते हो, इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, साथ साथ में काम करते हो। और बोल दिया, और इवेंचुअली क्या हुआ, ये जो आपकी गिल्ड बनी हुई है क्रिकेट खेलने वाली, तो एक जाति बन गई क्रिकेट, है ना। ऐसे ऐसे जातिज बनी है इंडिया में। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्यों बनी आपकी जाति? क्योंकि आपको डिवाइड नहीं कर पा रहे थे कि आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो। ठीक है, the inscriptions provide a fascinating glimpse of the complex social process and provides insights into nature of guilds and shrenis. Although membership was based on shared craft specialization, some members adopted other occupations. तो देखिए, जनरली जो श्रेणी और गिल्ड बनी, उसमें बोला गया कि ये सारे के सारे लोग एक ही काम करेंगे, कि क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन कुछ का क्या हुआ, जैसे 10 मेंबर है, तो दो मेंबर ऐसे थे जो बोल रहे थे हम क्रिकेट में हम कुछ और काम करेंगे। तो ये पार्ट तो थे इस ग्रुप का, लेकिन ये कुछ और काम करने लगे। ऑल्सो अडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशंस, ये बोलने लगे हम फुटबॉल खेलेंगे। तो मतलब मैं फिर से बताना चाहूँ कि एक श्रेणी और गिल्ड है जिसके अंदर 10 मेंबर हैं जो सब क्रिकेट खेल रहे हैं। इनमें से 2 मेंबर ने बोला हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम अच्छे नहीं है, तो ये दोनों फुटबॉल खेलने लग गए, लेकिन ये उस गिल्ड का पार्ट रहे। इट So it also indicates that members shared more than a common profession. They collectively decided to invest their wealth
earned through their craft to construct a splendid temple in honor of the sun god. तो आपको मंदसौर में टेम्पल भी दिखता है ना, सन गॉड को डेडिकेटेड है। तो ये सारे मेंबर्स जो थे, ये एक खाली एक प्रोफेशन शेयर नहीं करते थे, दे इन्वेस्ट देयर वेल्थ अर्न थ्रू देयर क्राफ्ट एंड कंस्ट्रक्ट स्प्लेंडेड टेम्पल। अपने लिए टेम्पल भी बनवाए इन्होंने। ठीक है, आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक टॉपिक और देखते हैं यहाँ पे, the case of the merchants. Sanskrit text and inscriptions use the term vanik to designate merchants. vanik बोलते थे, एग्जाम में आ सकता है कि वानिक कौन है भाई, मर्चेंट्स है। While trade was defined as an occupation of Vaishyas in the Shastras, a more complex situation is evident in the plays such as Mrichakatikam written by Shudrak, 4th century CE का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में लिखो। मृच्छकटिकम किसने लिखी? शूद्रक ने। Here the hero चारुदत्ता, जो डिस्क्राइब किया गया है एज ब्राह्मण, एंड अ सारतावाहा और मर्चेंट। ठीक है, इसमें बोला गया चारुदत्ता जो है वो ब्राह्मण और मर्चेंट भी है, जबकि बोला जाता था कि मर्चेंट वाला काम है वैश्यास का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देख रहे हैं। एंड अ 5th century inscriptions describes two brothers who made a donation for the construction of a temple as Kshatriya Vaniks. So two brothers who made a donation for the construction of a temple as Kshatriya Vaniks. तो 5th century की इंस्क्रिप्शन ये बताती है। तो ये चीजें आपको दिखेंगी कि थोड़ी थोड़ी एक्सेप्शन है, इसको याद कर लेना कि मृच्छकटिकम का जो हीरो है चारुदत्ता, वो एक ब्राह्मण भी है और मर्चेंट भी है, तो एक एक्सेप्शन है। और सारतावाह को मर्चेंट भी बोला जाता है, और वानिक भी मर्चेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी, कुछ कुछ चीजें, जिससे आपका आंसर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। आंसर में कैसे लिखोगे इसे? आंसर में इसे ऐसे लिखोगे, जब आपसे पूछा जा रहा है एक्सेप्शन क्या है, ये वर्ना सिस्टम जहां फॉलो नहीं है वहां के एग्जांपल ये है। तो मैं ये बॉक्स एक और पढ़ ले रहा हूं। व्हाट द silk weavers did. Some are intensely attached to music, so pleasing to the ear. Others being proud of the author, others being proud of 100 excellent biographies, are conversant with the wonderful tales. Others, filled with humility, are absorbed in excellent religious discourses. Some excel in their own religious rites, likewise by others who were self-possessed. The science of Vedic astronomy was mastered. Others, valorous in battle, even today, फोर्सिबली कॉज्ड हार्म टू द एनिमीज। तो आपको यहाँ क्या चीज दिख रही है कि सिल्क वीवर्स जो हैं वो मल्टीपल काम कर रहे हैं, सिर्फ सिल्क से रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? डू यू थिंक द सिल्क वीवर्स वर फॉलोइंग द ऑक्यूपेशन लेड डाउन फॉर देम इन द शास्त्रास? नो, बिकॉज दे आर डूइंग सेवरल थिंग्स। और सेवरल थिंग्स क्या कर रहे हैं? ये सब। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इंस्क्रिप्शन क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे पत्थर पे कुछ लिख देना, जैसे अशोका के रॉक है, देखते हैं, ये सब इंस्क्रिप्शन है। Beyond the form varnas, यहाँ इंटीग्रेशन की कुछ बात की गई है। In some instances, these included, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। Given the diversity of the subcontinent and always have been populations whose social practices were not influenced by Brahmanical ideals, तो आपको काफी सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो Brahmanical practices बिल्कुल फॉलो नहीं करते। When they figure in Sanskrit text, they are often described as odd, uncivilized or even animal-like. तो ऐसे लोगों को काफी क्रिटिसाइज किया गया है, जो भी लोग ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते, क्योंकि किताबें जो लिखते थे वो ब्राह्मण ही लिखते थे, तो वो क्रिटिसाइज ही करेंगे जो उनको चीजें फॉलो नहीं करेगा। इन सम इंस्टेंसेस दीज इंक्लूडेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉर whom hunting and gathering remained an important means of subsistence. Categories such as Nishada, to which Eklavya is supposed to have belonged, are example of this. Other who were viewed with suspicions included populations such as nomadic pastoralists who could not be easily accommodated within the framework of the settled agriculturalists. ठीक है, sometimes those who spoke non-Sanskrit languages were labeled as mlechas and looked down upon. उनको थोड़ा छोटा समझा जाता था। तो यहाँ पे आपको टाइगर लाइक हस्बैंड की एक स्टोरी दी गई है, यहाँ पे एक राक्षस की बात की गई है ना, पढ़ना इसे, बड़ी अच्छी स्टोरी है, मजा आएगा आपको पढ़ के। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूँ आपको। Ultimately, Yudhishthir agreed to the marriage on condition that they would spend the day together, but that Bhima जो है वो वापस आएगा रात को। The couple roamed all over the world during the day, लेकिन रात को भीमा जो है वो पांडवास के साथ ही जुड़ जाएगा। In due course, Hidimba जो एक राक्षस लेडी थी gave birth to a राक्षस boy named Ghatotkacha। इनके बारे में आपने काफी सुना होगा। Then the mother and the son left the Pandavas. Ghatotkacha promised to return to the Pandavas जब भी उनको जरूरत पड़े। Some historians suggest that the term Rakshas is used to describe people whose practices differed from those laid down by the Brahmanical text. तो राक्षस जो वर्ड है
जो हमें लगता है कोई भूत ये सब वगैरह होगा। राक्षस वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते। और भी सिंस जंगल वगैरह में रहते थे तो काफी बार ये नोटिस किया गया, ये इंसानों को खा जाते थे, है ना। लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, काले रहते थे। काले मतलब जब काले इसलिए हो गए क्योंकि ओपन में घूम रहा है इंसान, है ना। और काफी जो इंसान इक्वेटर के आसपास रहता है वो भी काला हो जाता है। तो ये सब चीजें आप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको ये सब चीजों की। आइडेंटिफाई द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज विच सीम नॉन ब्राह्मणिकल। तो यहाँ पे आप पढ़ना और जो भी नॉन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस दिखे उसको बताना। जैसे यहाँ पे शादी हो गई इन दोनों की, किसकी, भीमा और ये लेडी की, जो एक राक्षस है जो लोअर कास्ट है ना। ब्राह्मण तो सॉरी भीमा तो क्षत्रिय है ना। तो बियॉन्ड दी फोर वर्नास एंड सबऑर्डिनेशन एंड conflict, beyond the four varnas, subordination and conflict, while the Brahmins considered some people as outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchable. This rested on a notion that certain activities, especially those connected with the performance of rituals, were sacred and एंड बाय एक्सटेंशन प्योर। तो बोला जाता था भाई जो सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं वो तो प्योर एक्टिविटीज है, वो सिर्फ ब्राह्मण ही परफॉर्म कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट, सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पॉल्यूटिंग। तो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ एक्टिविटीज को बोला गया प्योर प्योर एक्टिविटीज है जो ब्राह्मण ही करेंगे, और कुछ एक्टिविटीज को बोला गया पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड एक्टिविटीज है जो सिर्फ लोअर कास्ट के लोग करेंगे, शूद्रास या अनटचेबल्स। और पॉल्यूटेड एक्टिविटीज क्या क्या है, इसके एग्जांपल है जैसे डेड बॉडीज है, डेड एनिमल्स है, उन्हें उठा के कहीं रखो, जलाओ डेड बॉडीज को, है ना। यहाँ प्योरिटी में क्या है, जैसे सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है, शादी करवाना है ना, ये हर कोई नहीं करा सकता, सिर्फ ब्राह्मण करा सकते हैं। बी लिख दे रहा हूँ ब्राह्मण, इसमें लिख दे रहा हूँ अनटचेबल। These included handling corpses मतलब dead bodies, dead animals. Those who perform such tasks उनको चंडालास बोला गया, who were placed at the bottom of the hierarchy, bottom of the hierarchy पे रखा गया। Depiction of a mendicant आर्म्स स्टोन स्कल्पचर, एक गंधारा आर्ट, 3rd सेंचुरी सी। गंधारा आर्ट जो ग्रीक से काफी इन्फ्लुएंस थी। यहाँ पे आपको इनकी जो सर पे चोटी टाइप का दिख रहा है, ये भी आपको दिखेगा कि ग्रीक का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ग्रीक पे क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, GS1 के पेपर में। ठीक है, यहाँ मनुस्मृति की कुछ बात लिखी गई है, वो पढ़ते हैं। खत्म होने वाला है बस चैप्टर, थोड़ा सा और पेशेंस रखें। द मनुस्मृति, एक सेकेंड, Manusmriti laid down the duties of the Chandalas. They had to live outside the village and use discarded utensils. जो utensils फेंक देगा वो सब ये यूज करेंगे, and wear clothes of the deaths and the ornaments of iron. ये इनकी चीजें डिफाइन कर दी गई मनुस्मृति में। They had to dispose of the bodies of those who had no relative and serve as executioner. तो मतलब जो एग्जीक्यूट करते हैं ना फाइनल, जैसे जल्लाद बोलते हैं, जल्लाद, है ना। उनको उनको ये वाला काम दे दिया गया। जल्लाद मतलब एग्जीक्यूट करना है, किसी ने अगर कोई गलत काम करा उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये चंडालास करेंगे। मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाही, जो 5th सेंचुरी सी में इंडिया में आए, wrote that untouchables had to sound a clapper in the streets so that people could avoid seeing them. तो इनको देखना भी बुरा माना जाता था चंडालास को, ठीक है, देखना भी बुरा। तो ऐसी सिचुएशन थी। अनदर चाइनीज पिलग्रिम जो हुएंगसांग आए, इनको हुएंगसांग भी लिखा जाता है। ये हर्षा के टाइम में आएंगे, 7th सेंचुरी में। सबसे पहले फाहीन आए, फिर हुएंगसांग आए। ऑब्जर्व दैट executioners and scavengers were forced to live outside the city. तो आउटसाइड द सिटी रहते थे, सिटी के अंदर जो थे अपर कास्ट के लोग रहते थे। Sometimes these defections correspond with those in the Brahmanical text, but occasionally there are hints of different social realities. By examining non-Brahmanical texts which depict the life of Chandalas, historians have tried to find out whether Chandalas accepted the life of degradation prescribed in the Shastras. तो आजकल क्या स्टडीज चल रही है, ठीक है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में तो ये सब लिख दिया गया है, फाहीन की बात हो गई, ह्यूएंत्सांग की बात हो गई, लेकिन नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को भी आजकल स्टडी किया जा रहा है, उस पर PhDs काफी सारी हो रही हैं। तो हिस्टोरियंस ये ट्राई कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने का, क्या चंडालास ने एक्सेप्ट कर ली थी आली लाइफ, क्या भाई चंडालास को बोला गया आपको ऐसे ऐसे करना है, ब्राह्मण्स ने बोला, तो ये क्या वो चीजें फॉलो की जा रही थी। तो इसको जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया हाँ ज्यादातर फॉलो कर रहे थे, लेकिन देयर आर हिंट्स ऑल्सो कि जहां पे वो फॉलो नहीं करते थे, अपने हिसाब से रहते थे। वो कौन, चंडालास।
यहाँ पे एक बढ़िया स्टोरी है, पढ़ना इसके बारे में, बोधिसत्वा एस चंडाला। बोधिसत्वा जो हेल्प करता है बुद्धा बनने में, है ना, बुद्धिज्म मतलब सेल्वेशन अचीव करने में, उन्हें बुद्धिसत्ता बोधिसत्वा कहा जाता है। तो इट इज अ स्टोरी ऑफ द मतंगा जातक। तो जातक स्टोरीज जो प्रीवियस बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धिज्म में। ये पाली टेक्स्ट, वेयर द बोधिसत्ता बुद्धा इन अ प्रीवियस बर्थ इज आइडेंटिफाइड एज अ चंडाला। तो इनके बारे में काफी बढ़िया स्टोरी दी गई, आप मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, पढ़ना इसको, है ना। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आप इनकी वो भी दे सकते हो ब्रीफ। और एक और चीज है, अगर मैं ये सारी चीजें एक एक पढ़ाने लग गया तो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा लेक्चर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई टॉपिक में एक्सप्लेन करूँ, कोई कोई भी कंफ्यूजन हो ये पढ़ने में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन द हिस्ट्री दैट सजेस्ट दैट इट वाज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मदंगा। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ना थोड़ा सा चंडाला के पर्सपेक्टिव में लिखी गई है स्टोरी, चंडाला के पर्सपेक्टिव में, अच्छी लगेगी आपको। Which of the sources mentioned in this section suggests that people followed the occupations laid down by Brahmins? Which sources suggest other possibilities? इसका आंसर आप लिख लेना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से वो सोर्सेज हैं जो ये बताते हैं कि हाँ जी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी, और कौन से सोर्सेज हैं जो ये बोलते हैं ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं होती। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर।